जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी की ये विशाल स्थलाकृतियां, जैसे कि आसमान चूमते हुए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या ये सिर्फ बेजान पत्थर हैं? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो ये भी बिल्कुल हमारी और आपकी तरह जीवित प्राणियों जैसे हैं। ये जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, समय के साथ बूढ़े होते हैं और फिर एक दिन खामोशी से लुप्त हो जाते हैं। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम इन्हीं विशाल आकृतियों के पीछे छिपे सबसे दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही ड्रामेटिक सवाल सामने आता है। क्या पहाड़ भी सच में इंसानों की तरह बूढ़े होकर खत्म हो जाते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जवाब है हाँ, बिल्कुल इंसानों की तरह। पहाड़ों का भी अपना एक पूरा जीवन चक्र होता है। उनका जन्म बड़ा ही आक्रामक और ऊर्जा से भरपूर होता है। फिर एक शांत सी मध्य आयु आती है और आखिर में एक बिल्कुल खामोश बुढ़ापा। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम पहाड़ के जीवन चक्र से शुरुआत करेंगे, फिर डेविस की तिकड़ी को समझेंगे, उसके बाद पहाड़ों की युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था के सफर पर चलेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे वॉल्टर पैंक ने डेविस को एक कड़ी चुनौती दी और अंत में दोनों के अपर्दन चक्र की तुलना करेंगे। असल में आज हम दो महान भूगोलवेत्ताओं के बीच के उस जबरदस्त वैचारिक टकराव को समझने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं डेविस की तिकड़ी से। विलियम मॉरिस डेविस एक ऐसे भूगोलवेत्ता जो पहाड़ों के बनने और मिटने का एकदम सटीक डीएनए खोजना चाहते थे। डेविस का मानना था कि दुनिया का कोई भी परिदृश्य सिर्फ 3 चीजों का परिणाम होता है: संरचना, प्रक्रिया और समय। इसे ऐसे समझिए, संरचना यानी चट्टान की बनावट और उसके अंदर के खनिज। प्रक्रिया का मतलब है वो अंदरूनी और बाहरी ताकतें जो उस पर लगातार काम कर रही हैं। और समय, खैर ये इंसानों वाले कुछ 100 साल नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों सालों वाली एक विशाल भूगर्भीय घड़ी है। जरा सोचिए, एक पहाड़ की युवावस्था ही लाखों साल लंबी हो सकती है। ये तीनों तत्व मिलकर ही किसी भी स्थलाकृति का असली डीएनए बनाते हैं। अब सवाल ये है कि ये विकास यात्रा आगे कैसे बढ़ती है। डेविस ने एक बहुत ही व्यवस्थित, एकदम नियमबद्ध दुनिया की कल्पना की थी। उनके हिसाब से पहले पहाड़ पूरी तरह से ऊपर उठता है, और ध्यान दीजिए, जब इसका उठना 100% बंद हो जाता है, केवल तभी नदियां और हवा जैसी बाहरी ताकतें इसे काटना शुरू करती हैं। मतलब एक काम पूरी तरह खत्म, तब दूसरा शुरू। अगर हम पहाड़ों के इन 3 चरणों को देखें तो इनकी तुलना सीधे तौर पर मानव जीवन से की जा सकती है। इसकी शुरुआत होती है एक भयंकर सक्रिय युवावस्था से, जहां नदियां बिल्कुल अत्यधिक चंचल बच्चों की तरह बर्ताव करती हैं। फिर धीरे धीरे ये प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ती हैं, जहां चीजें थोड़ी शांत होने लगती हैं, और आखिर में आती है कम ऊर्जा वाली एक विश्राम की अवस्था, यानी वृद्धावस्था। इस युवा अवस्था को थोड़ा करीब से देखते हैं। यहाँ पानी की प्रचंड गति और ताकत चट्टानों को एकदम गहराई तक चीर देती है। सोचिए, जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो नदियां इतनी आक्रामकता से नीचे की ओर कटान करती हैं कि वो बहुत ही गहरी और नाटकीय वी आकार की घाटियां बना देती हैं। यहाँ पानी के पास असीमित ऊर्जा होती है, बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देना चाहता है। लेकिन वक्त के साथ बदलाव तो आता ही है। जैसे जैसे परिदृश्य परिपक्व होता है, वो युवा जोश खोने लगता है। नदी की गति अब धीमी हो जाती है। अब वो नीचे की बजाय अपने किनारों को काटने लगती है, जिसे हम लैटरल एरोशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो नदी की कमर अब चौड़ी होने लगती है और वो तीखी वी आकार की घाटियां धीरे धीरे चिकनी होकर यू आकार में बदल जाती हैं। नदियां अब सीधे भागने की बजाय आराम से बल खाती हुई बहने लगती हैं। और फिर आता है अंतिम चरण, वृद्धावस्था। अब पूरी तरह से थकावट आ चुकी है। बूढ़ी और थकी हुई नदी अब पृथ्वी को और ज्यादा काट नहीं सकती। उसकी सारी कटान शक्ति खत्म हो चुकी है। तो अब वो क्या करेगी? वो बस अपने साथ लाए गए सारे मलबे और अवसादों को वहीं छोड़ना और जमा करना शुरू कर देती है। इसी वजह से हमें ऑक्सबो झीलें और जलोढ़ पंख जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं। यह एक तरह की स्थायी विश्राम की अवस्था है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, पेनीप्लेन। डेविस के अनुसार इस लाखों साल लंबी कटाव प्रक्रिया का एक अंतिम परिणाम होता है। सरल शब्दों में पेनीप्लेन वो अंतिम, बिल्कुल सपाट और फीचरलेस मैदान है जो लाखों सालों की लगातार घिसाई के बाद बनता है। एक विशाल गगनचुंबी पहाड़ कटते कटते एक समतल मैदान में बदल चुका है।
ये पहाड़ की कहानी का, उसके जीवन का एकदम पूर्ण अंत है। अब इस स्लाइड में जो हम देख रहे हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। इस बिल्कुल सपाट पेनी प्लेन मैदान पर कभी कभी कुछ अजीब अलग थलग आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहते हैं। ये क्या है? ये वो बेहद जिद्दी कठोर चट्टानें या पहाड़ियां हैं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में कटने से साफ इनकार कर दिया। ये उस पहाड़ के लंबे जीवन चक्र के एकमात्र बचे हुए हिस्से हैं जो आज भी सीना ताने खड़े हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एंट्री होती है जर्मन भूविज्ञानी वॉल्टर पेंक की। पेंक ने डेविस के इस बड़े ही साफ सुथरे और व्यवस्थित सिद्धांत को पढ़ा और उन्होंने इस पूरी टाइमलाइन को ही सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि नहीं, प्रकृति इतनी भी साधारण नहीं है। यहीं से शुरू होता है जियोलॉजी का एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव। डेविस का मानना था कि चीजें एक क्रम में होती हैं, मतलब पहले पहाड़ पूरा उठेगा, जब रुक जाएगा तब कटाव शुरू होगा। लेकिन पेंक ने कहा कि भाई प्रकृति इतनी शिष्ट और तहजीब वाली नहीं है कि वो अपनी बारी का इंतजार करे। पेंक के लिए ये एक अव्यवस्थित, एक साथ चलने वाली रस्साकशी है। पहाड़ का उठना और बाहरी ताकतों का उसे काटना, ये दोनों एक ही समय पर एक साथ चलने वाली एक अराजक लड़ाई है। डेविस ने माना था कि पहाड़ बस एक ही बार में तेजी से उठता है और फिर रुक जाता है। लेकिन पेंक ने इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्होंने पृथ्वी की क्रस्ट की हलचलों को गाड़ी के गियर बदलने जैसा बताया। पेंक ने इस उत्थान को 4 अलग-अलग गतियों में बांटा। पहला धीमा उत्थान, फिर तेज गति वाला उत्थान, फिर धीमा पड़ता हुआ उत्थान और आखिर में जाकर एक पूर्ण ठहराव, बिल्कुल गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा होने की तरह। हालांकि पेंक ने अपनी थ्योरी में थोड़े भारी भरकम जर्मन शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे ऑफस्टीगेंड यानी तेजी से उठना और गहरी वी घाटियां बनना, फिर ग्लीश फॉर्मिंग जहां चीजें स्थिर होती हैं और किनारों का कटाव होता है, और अंत में एब्स्टीगेंड जहां उत्थान धीमा हो जाता है। शब्द भले ही जटिल हों, लेकिन भौतिक परिवर्तन अभी भी उसी जीवन चक्र की कहानी कह रहे हैं। फर्क बस इतना है कि पेंक के मॉडल में निर्माण और विनाश की ताकतें हर पल एक दूसरे से भिड़ रही हैं। और ये चीज कितनी शानदार है ना, ये बेहतरीन ढंग से हमें दिखाता है कि कैसे 2 अलग-अलग वैज्ञानिक चश्मे एक ही पहाड़ को देखकर उसके 2 बिल्कुल अलग इतिहास बयान कर सकते हैं। चलिए, अब इन दोनों दिग्गजों के विचारों को एक साथ रखकर देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये टेबल इस पूरी अकादमिक प्रतिद्वंदिता का एक बेहतरीन सारांश है। एक तरफ डेविस का क्रमिक विचार है जो अंत में पेनीप्लेन और मोनाडनॉक्स पर खत्म होता है। वहीं दूसरी तरफ पेंक का एक साथ चलने वाला चक्र है जिसका अंत एंड्रोम्फ और इंसेलबर्ग नामक आकृतियों पर होता है। और हाँ, यहाँ लेस्टर किंग का जिक्र करना भी बिल्कुल जरूरी है। उनका पेडीप्लेन सिद्धांत काफी हद तक डेविस से मिलता जुलता है, लेकिन उनका फोकस मुख्य रूप से मरुस्थलीय और शुष्क क्षेत्रों पर था। ये तीनों ही नजरिए अपने आप में बेहद खास हैं। इन सारी गहरी भूगर्भीय थ्योरीज को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। अगर हमारी पृथ्वी की सतह लगातार उठने और कटने के बीच एक निरंतर रस्साकशी से गुजर रही है, तो जरा सोचिए, जिस जमीन पर आज हम और आप खड़े हैं वो अपने जीवन के किस चरण में है? क्या वो आक्रामक रूप से कट रही युवावस्था में है, परिपक्व हो रही है, या फिर एक गहरी वृद्धावस्था में आराम कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।